सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ओबीजी के जो हमारे 7th सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट किया है, फर्स्ट यूनिट जिसका कि नाम है रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। तो उसके जो सेकंड पार्ट है, आज हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? जनरली अगर हम देखें तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसीज होती हैं जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन की जो साइट होती है, रेदर देन दैट साइट कहीं और पे फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है और फीटस ग्रो करने लगता है। फीटस जब ग्रो करेगा वहाँ पे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो हम आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। An ectopic pregnancy is one where implantation occurs at a site other than the uterine cavity. Site can be the tube, ovary, cervix and the abdomen. तो इसमें हमने वही चीज़ समझी कि जो यूट्राइन कैविटी में जहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी चाहिए थी नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से, वहाँ पे ना होके कहीं और अगर फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन हो जाती है और वहाँ पे ही फीटस ग्रो करने लगता है, एम्ब्रियो ग्रो करने लगती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो उस इम्प्लांटेशंस के होने वाली प्रेगनेंसीज को हम बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। If the fertilized ovum implants in an area other than the endometrial lining of the uterus, it is termed as ectopic pregnancy. अब हम क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन में इम्प्लांटेशन साइट जो है उसमें है हमारा फर्स्ट है एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट और सेकंड है इंट्रा यूट्राइन साइट। एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट और इंट्रा यूट्राइन साइट। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट में और सब डिवीजन है ट्यूबल, ओवेरियन, एब्डोमिनल। इंट्रा यूट्राइन साइट में है सर्वाइकल एंड कॉर्नुअल। इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। तो इसमें जो हमने देखा इंट्रा यूट्राइन साइट और एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट में, एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट में हमारे जो फेलोपियन ट्यूब में होने वाली जितनी भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज हैं उसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 98%। जो फेलोपियन ट्यूब में होने वाले इम्प्लांटेशन जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हमें कहलाती है, वो अगर फेलोपियन ट्यूब में किसी भी पार्ट में होती है तो वहाँ पे होता है वो 98% तक के चांसेस होते हैं यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के। फिर ओवेरियन जो हो जाता है वो होता है हमारा 0.5%। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सर्वाइकल। सर्वाइकल में एब्डोमिनल आता है। एब्डोमिनल जो होता है वो आपको 0.1% के चांसेस होते हैं एब्डोमिनल प्रेगनेंसीज के। सर्वाइकल प्रेगनेंसी जो इंटर यूट्राइन में आता है, सर्वाइकल के होते हैं 0.4% के चांसेस होते हैं यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के। और कॉर्नुअल साइट जो होता है वहाँ पे होता है ये लेस देन 1% से भी कम रेयर चांसेस होते हैं कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो फर्टिलाइज्ड एग की। तो हमने जो भी क्लासिफिकेशन देखा, ट्यूबल में हमारा 98% हो जाएगा, ओवेरियन साइट में हमारा 0.5% हो जाएगा, एब्डोमिनल जो होता है 0.1% होता है और उसके साथ सर्वाइकल जो है 0.4% तक के रिस्क फैक्टर में होता है और कॉर्नुअल साइट में लेस देन 1% होता है। आपका और फिर जो ट्यूबल के भी, हम ट्यूबल को भी सब डिवाइड करते हैं एम्पुलरी साइट पे, इस्थमस पे, एम्पुलरी साइट हो गया, इस्थमस साइट हो गया, इनफंडिबुलम साइट हुआ और इंटरस्टिशियल साइट हुआ। जो कि आपका एम्पुलरी साइट में भी हमने देखा 64% के आसपास का रेंज होता है, इस्थमस में 25% तक की इम्प्लांटेशन होती है, इनफंडिबुलम पे 9% तक का और इंटरस्टिशियल में 2% चांसेस होती हैं। अब हम देखते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी होती क्या है। द फर्टिलाइज्ड ओवम मे लॉज इन एनी ट्यूब पोर्शन गिविंग rise to ampullary, ischemic, interstitial tube pregnancy because of the tube lack submucosal layer। जब ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब के किसी भी रेंज में जहाँ पे सबम्यूकोसल लेयर की जो भी लाइनिंग होती है वो अगर डिस्ट्रक्ट हो चुकी होती है तो वहाँ पे जो मस्कुलर लेयर होती है वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कॉज करती है। क्यों? जो कि हमने देखा सब म्यूकोसल लेयर के लैकिंग की वजह से विद इन द मस्कुलर वॉल। अब है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, जो कि हमने देखा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हमारा 0.1% के आसपास के रिस्क फैक्टर होता है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी वो होती है जब ट्यूब रप्चर हो जाए किसी भी तरीके से, हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे अगर ग्रो कर रहा है, फीटल इम्प्लांटेशन हो गई है, वहाँ पे ग्रोइंग हो रही थी, हेल्थ डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियो का, और वहाँ पे जाके अगर रप्चर कर जाए ट्यूब, और ट्यूब रप्चर के होने के बावजूद अगर वो एम्ब्रियो अलाइव है इन द सेंस है कि उसमें अभी भी वो इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं पे वायबिलिटी पीरियड में अगर है
और वो ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए या फिर डायरेक्ट सेल टू या फिर किसी टिश्यू से जाके अडरेंट हो जाता है और एब्डोमेन के किसी भी पार्ट में जाके इम्प्लांटेशन हो जाती है, वो होती है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। आफ्टर ट्यूबल रप्चर और अबॉर्शन, इफ द फीटस इज स्टिल अलाइव, इट कैन वेरी रेयरली रिजल्ट इन सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी और सेकेंडरी इंट्रालिगामेंटस प्रेगनेंसी। तो इसमें वही चीज़ बताया गया है कि अगर किसी वजह से ट्यूबल रप्चर हो जाती है या फिर जो फीमेल है उसने अबॉर्शन के लिए जो भी मेडिकेशन उसने ली, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन ले ली उसने, उसके बाद भी अगर फीटस अलाइव रह जाए, वो जाके कहीं और पे अगर इम्प्लांट होता है और वहाँ पे ग्रो करने लगता है, उसको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी करते हैं। और इसके जो परसेंटेज मैंने बताया वो 0.1%, मतलब बहुत ही कम चांसेस होती हैं। मैनेजमेंट क्या है इसका? वंस द डायग्नोसिस इज मेड, द अर्जेंट लेप्रोटॉमी is irrespective of the period of gestation because there are the risk of continuation of pregnancy like fetal death and increased fetal malformation. During this period the patient should be in the hospital. इसका जनरल से नॉर्मल सा मैनेजमेंट आप भी समझोगे कि अगर यूट्राइन कैविटी में एक फीटस एम्ब्रियो जब इम्प्लांट होता है तो वहाँ पे एक प्रॉपर उससे इन्वायरमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए उसके साथ सब कुछ सारे के सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फीटस तक पहुंचते हैं और वो वहाँ पे ग्रो एंड डेवलप करता है। इस कंडीशन में हमें जनरली सी चीज़ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेस्टेशनल पीरियड, वो कौन से टाइम में आ रही हैं फीमेल या कर, सिंपल सा एक ही प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट है कि हमें इमीडिएट प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना पड़ेगा ताकि फीमेल जो जिसने कंसीव किया है उसके जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको हम अवॉइड कर सकें। Ovarian pregnancy. Pregnancy implanted in the ovary is very rare. The usual consequence is rupture at an early stage. The management is by surgery and usually ovariotomy will have to be done. जनरल सी चीज़ है, इसमें भी बताया कि ये बहुत रेयर केसेस में ही होता है आपका ओवेरियन प्रेगनेंसी जो होती है। ओवेरियन प्रेगनेंसी में क्या है, अगर जनरल जो है एम्पुलरी साइट पे जाके इम्प्लांटेशन, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग वहाँ से ट्रैवल करता है। बट नॉर्मल सी चीज़ है, अगर बाई चांस ओवम अभी तक ओवरी से रिलीज होकर ट्रांसपोर्टेशन का अपने साइड तक नहीं पहुंचा था, उसके पहले ही वहाँ पे अगर ओवेरियन साइड पे आके इम्प्लांटेशन हो जाती है, जो कि बहुत रेयर केस है, तो वहाँ पे हमें क्या है, फिर नॉर्मल से मैनेजमेंट है कि हमें उसमें भी ओवरियोटॉमी करना पड़ेगा, विल हैव टू बी डन। द पैथोलॉजिस्ट यूजुअली मेक्स द डायग्नोसिस बिकॉज मेनी ओवेरियन प्रेगनेंसीज आर मिस्टेकन फॉर रप्चर कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें जनरल सी चीज़ है, कॉर्पस ल्यूटियम को पूरी तरीके से रप्चर करके फिर वहाँ से ओवरियोटॉमी कराना पड़ता है। इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी, जिसको कि हम लोग कॉर्नुअल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। कॉर्नुअल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज इम्प्लांटेशन इन द प्रॉक्सिमल इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। रिस्क फैक्टर आर द सेम एज डिस्क्राइब्ड फॉर ट्यूबल प्रेगनेंसी। An additional and specific risk factor is previous epilateral salpingectomy। ठीक है, जो हमने ट्यूबल प्रेगनेंसी में जो भी रिस्क फैक्टर्स हमने देखे कि वहाँ पे अगर रप्चर हो सकता है, वहाँ पे बच्चे के जो भी फीटस ग्रोथ है उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, और वहाँ पे अगर रप्चर होता है तो सेप्सिस होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिल जाती हैं। इसका मैनेजमेंट क्या है? लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटॉमी, जो कि नॉर्मल हमें मैनेजमेंट लेप्रोस्कोपी कराना पड़ेगा। कॉर्नुअल रिसेक्शन इन्वॉल्व रिसेक्टिंग द प्रेगनेंसी। अनदर ऑप्शन इज कोलोस्टमी विच इन्वॉल्व इंसिजन ऑफ द कॉर्नुआ एंड सक्शन और इंस्ट्रूमेंटल इवैक्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी। जनरल सी चीज़ है, इसमें भी आपको कॉर्नुअल में भी इवैक्यूएशन कराना पड़ेगा और वहाँ पे आपको लेप्रोटॉमी या फिर इवैक्यूएशन ही मेजरली चांसेस होते हैं कि वो ही प्रिस्क्राइब किया जाता है और वही आपका स्टैंडर्ड गोल ट्रीटमेंट मेथड है। मल्टी डोज सिस्टमिक मेथोट्रेक्सेट इज एन ऑप्शन इफ डायग्नोस्ड अर्ली। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इज रिकमेंडेड इन द फ्यूचर। अगर इन फ्यूचर में, पहले तो है कि मल्टी डोज हम देते हैं मेथोट्रेक्सेट का, उसके साथ साथ हम अगर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन जो भी रिकमेंडेड इन फ्यूचर, अगर अगली बार भी वो अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, जब नेक्स्ट टाइम अगर ये पूरा ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद भी इन फ्यूचर की प्लानिंग है कि हमें सी सेक्शन से ही फिर उनकी डिलीवरी करानी ज़्यादा चूज़न होती है। कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। सो द नेक्स्ट इज कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। Cornual pregnancy is defined as pregnancy in rudimentary horn of bicornuate uterus. The horn will usually be non-communicating. तो हम इसमें पहले डायग्राम से देखते हैं कि rudimentary horn of bicornuate होता क्या है। ये जो लोकेशन है, ये यहाँ पे एक जो कंजेनाइटल हर्ट
कंजेनाइटल डिजीज़ है जो फीमेल में ये पूरी तरीके से हमारा एक हार्ट शेप में हमें दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं बाइकॉन्वेट यूट्रस कहते हैं। उस कंडीशन में भी जब बाइकॉन्वेट यूट्रस में हमें देखने को मिलेगा तो ये वाला जो पोजीशन, ये वाला जो पोर्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है। तो इस गैप की वजह से ये एक हॉर्न टाइप का, आपको एक डायग्राम कह सकते हैं, फिर वो हॉर्न टाइप का एक सीन होता है। तो वहाँ पे ऐसे जंक्शन पे, यहाँ पे जो हॉर्न टाइप का बनता है, उस जंक्शन पे जब इम्प्लांटेशन होती है तो उसे हम कहते हैं कॉर्नुअल में देखते हैं बाइकॉन्वेट यूट्रस। द हॉर्न विल यूजुअली बी नॉन कम्युनिकेटिंग इफ डायग्नोस्ड इन अर्ली स्टेज। Excision of the rudimentary horn and tube of the affected site can be done. It should be remembered that renal anomalies can coexist with the uterine anomalies. जैसे कि मैं बताया कि बाइकॉन्वेट जो यूट्रस होता है वो यूट्राइन एनोमली होती है, जिसके साथ साथ कभी कभी होता है कि जिस फीमेल में हमें यूट्राइन एनोमली देखने को मिलती है उसके साथ साथ उनको रीनल एनोमली हुआ, या फिर उसके साथ साथ कुछ और भी कंडीशंस ऐसे हमें देखने को मिल जाते हैं जो प्रॉपरली हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको कहीं ना कहीं एसोसिएट डिफिकल्ट कर देते हैं पूरी तरीके से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में। इस कंडीशन में क्या होता है, इफ़ नॉट डायग्नोस्ड अर्ली रप्चर इज़ इनएविटेबल एट 12 to 20 वीक। अगर उस पोजीशन पे जो हमारा हॉर्न ऑफ बाइकॉन्वेट यूट्रस है, इस जगह पे अगर इम्प्लांटेशन हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 12 to 20 वीक में जब वहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू करेगा तो उस टाइम पे ये रप्चर हो जाएगा। और उस रप्चर को, इनएविटेबल का मतलब है कि हम उस रप्चर को दोबारा से रिवर्स नहीं कर पाएंगे। विथ मैसिव इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज, उस कंडीशन में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट हो जाएगी। इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज होने देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि फीमेल की डेथ भी देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट क्या है इसका, एट लेप्रोस्कोपी लेप्रोटमी इट मे बी कन्फ्यूज्ड विथ एन इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, जब लेप्रोस्कोपी हम करेंगे तो बहुत बार ये होता है कि हम जो बाइकॉन्वेट यूट्रस का जो है हम उसको हम समझ लेते हैं कि इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी है, उस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। और लेकिन हमें है कि वहाँ पे द राउंड लिगामेंट विल बी अटैच लेटरली टू द सैक इन द रूडिमेंट्री हॉर्न। जो हमारा राउंड लिगामेंट है वो हम जैसे कि जो इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से पोस्टीरियरली अटैच होगा। पोस्टीरियरली हमें यहाँ पे अटैचमेंट देखने को मिलती है लिगामेंट्स की, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हम उसे ये समझ सकते हैं जब लेप्रोस्कोपी के टाइम में ये देखा जाएगा कि अगर वहाँ पे लिगामेंट अटैच्ड है तो ये हमारा कॉर्नुअल प्रेगनेंसी है, ना कि इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी है। In an interstitial pregnancy, the round ligament will be medial to the sac. मेडिकल का सेंस होता है कि वहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलता है। द रूडिमेंट्री हॉर्न शुड बी एक्सरसाइज्ड, वहाँ पे जो हॉर्न है उसको हम वहाँ पे इंसीजन लगा के प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है एंगुलर प्रेगनेंसी। दिस इज डिफाइंड एज इंट्रायूट्राइन इम्प्लांटेशन इन वन ऑफ द लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस एंड मेडिकल टू द यूटेरोट्यूबल जंक्शन। यूटेरोट्यूबल जंक्शन भी मैंने बताया, यूटेरोट्यूबल जंक्शन ये होती है, ये जो पोजीशन है जहाँ पे हमारा ट्यूब और यूट्राइन कैविटी से जहाँ पे अटैच होता है इसे हम कहते हैं यूटेरोट्यूबल जंक्शन। This is defined as intrauterine implantation in one of the lateral angle of the uterus and the medial to the uterotubal junction and round ligament. This distinction is vital because these pregnancies can go up to term. However, there is a risk of abnormal placentation and bleeding. इस कंडीशन में भी हमें सेम है, एंगुलर प्रेगनेंसी में भी है कि दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में, चाहे आपका लेफ्ट ओवरी यूटेरोट्यूबल जंक्शन पे या फिर राइट यूटेरोट्यूबल जंक्शन पे, कहीं भी किसी भी एक साइड पे वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकती है। और ये सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर इसमें है कि ये वाली जो प्रेगनेंसी ये फुल टर्म तक डेवलप हो सकती है, क्योंकि एक तो जैसे जब यूट्राइन कैविटी जो हमारे स्ट्रेच होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो वहाँ से जब स्ट्रेच होगी तो यूटेरोट्यूबल जंक्शन पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है वहाँ पे फीटल को ग्रो करने के लिए। उस चांसेस में भी होते हैं कि ये फुल टर्म तक ग्रो कर सकता है और फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं हमारा एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन एंड ब्लीडिंग का। सर्वाइकल प्रेगनेंसी देख लेते हैं। अकर्स इन द एंडोसर्वाइकल कैनाल बिलो द इंटरनल ओस अकाउंटिंग फॉर लेस देन 1%।
द यूजुअल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आर प्रीवियस डायलिटेशन, क्यूरेटेज एंड सीजेरियन सेक्शन। ये फिर जो मैंने बताया था कि ये 1% से भी कम चांसेस होते हैं सर्वाइकल प्रेगनेंसी में। तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी, ये वाली जो पोजीशन है सर्वाइकल प्रेगनेंसी, यहाँ पे तो काफ़ी बार होता है कि अगर पहले से आपका क्यूरेटेज कराया हुआ है, इवैक्यूएशन कराई गई है और इंटरनल ओज जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी बार चांसेस होते हैं कि इम्प्लांटेशन यहाँ पे ना होके वो इम्प्लांटेशन आपका सर्वाइकल एरिया पे होगा और वहाँ पे क्या करेगा, ये वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस हैं, 1% से भी कम के चांसेस हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी के अकर होने के। इसका हम मैनेजमेंट देख रहे थे। प्रीवियसली इट वाज डन बाय हिस्टेरेक्टोमी ड्यू टू द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। ये एक हमें पहले तो चलता था कि आपका हिस्टेरेक्टोमी पहले कर दिया जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इवैक्यूएशन की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो इस वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट विद अ मल्टीपल डोज ऑफ मिथोट्रेक्सेट इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन एंड यूजुअली द फर्स्ट चॉइस इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैंने हर एक मैनेजमेंट में देखा मिथोट्रेक्सेट दिया जाता है, मिथोट्रेक्सेट दिया जाता है, उस वजह से इसी को हम गोल्डन चॉइस मानते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। इफ़ मेडिकल ट्रीटमेंट फेल, रेडियोलॉजिकल यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म एंड एन ऑप्शन फॉलोड बाय इवैक्यूएशन। पहले तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से भी वो सही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे पहले तो इवैक्यूएशन कराई जाती है ताकि जो भी है वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हटा दिया जाए। उसके बाद हम फॉलो अप करते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का। एम्बोलाइजेशन में हम करते हैं, नॉर्मली सी चीज़ है कि आर्टरी को वहाँ पे हम कॉटरी के हेल्प से वहाँ पे हम उसे पहले तो हल्का से स्ट्राइक करके बर्न आउट कराते हैं ताकि वहाँ पे जो है कोगुलेशन हो जाए, आर्टरी जो पूरी तरीके से नैरो हो जाए और वहाँ पे बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक पहुँचे। इसमें हमने सब कुछ बता दिया, फेलोपियन ट्यूब का बता दिया, कॉर्नुअल बताया, उसके बाद ट्यूबल देख लिया हमने, सर्वाइकल देख लिया, अब्डोमिनल देख लिया और ओवेरियन भी देख लिया। इसके बाद अब देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के एटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट एटियोलॉजी में हमें देखने को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अगर कोई भी बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होते आ रही हैं, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें एसोसिएट हो गए किसी न किसी कंडीशन की वजह से, हो सकता है रीनल एनोमली रही हो, उसके साथ साथ रप्चर होने की वजह से या फिर एसोसिएट किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हमें आपको यूट्रस में भी एनोमली देखने को मिल गए, यूट्रस सेप्सिस देखने को मिल गया, तो उस कंडीशन में हो सकती है। कंजेनाइटल फैक्टर, जैसे कि जो मैंने बताया था बाइकॉर्नुएट यूट्रस के बारे में, उसमें वो कंजेनाइटल फैक्टर में आ जाता है। सेल्पिंजाइटिस इस्थेमिका नोडोसा, इसमें नॉर्मल है, यहाँ पे आपको नोड्यूल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इस्थेमस एरिया पे, यहाँ पे हमें नोड्यूल देखने को मिलता है ताकि जैसे कि हम बोलते हैं कि एम्पलरी पे प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन करके ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, पर यहाँ पे अगर नोड्यूल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट होके हमारी यूट्राइन कैविटी तक नहीं पास हो पाती है और यहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाता है और ग्रो करने लगता है। प्रीवियस सर्जरी ऑन द ट्यूब, पहले से कोई सर्जरी हुई हो या फिर उन्होंने काफ़ी सारे कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने रिवर्स कराया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, उस वजह से भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें कोई भी अगर किसी और मेथड का यूज़ किया गया था, जो कि मैंने सेम चीज़ वही है कि अगर उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ कराया, उसके बाद उन्होंने रिवर्स कराने की कोशिश की, तो उस वजह से कंडीशन में आ सकते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, काफ़ी बार कॉपर टी या फिर ऐसे कुछ कंडीशन जो कि काफ़ी बार कुछ फीमेल्स होती हैं उन्होंने कॉपर टी यूज़ कराया, इम्प्लांट करा लिया, बट टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कितने ईयर्स हो चुके हैं, कितने मंथ्स हो चुके हैं, उसके वजह से वो प्रोग्रेस कर जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद वहाँ से जब हटाया जाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्कारिंग देखने को मिलती है, इन्फेक्शन कॉज कर जाता है, उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। सिगरेट स्मोकिंग, बहुत सारे चांसेस में, बहुत सारे केसेस में, जो भी हमने अबॉर्शन भी पढ़ा था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देख रहे हैं, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारा भी देख रहा है, और इसके साथ साथ भी हम और भी कंडीशन जो भी देखेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया देख सकते हैं, अब्रप्टियो देख सकते हैं, उसमें एक मेजर आपको एटियोलॉजी में देखा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कंडीशन आपको देखने को मिलती है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहले भी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी परसिस्ट कर चुकी है फीमेल के अंदर में तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। प्रीवियस अबॉर्शन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएशन या क्यूरेटेज नहीं कराया गया था, स्किल्ड प्रोफेशनल से नहीं कराती हैं फीमेल्स, उस कंडीशन में भी ये रिपीट हो सकता है।
इनफर्टिलिटी, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से इनफर्टिलिटी थी, उनको मेडिकेशन चल रहे थे, वो ट्रीटमेंट ले रही थी, प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन होने के टाइम पे या फिर किसी भी कंडीशन पे अगर इन्फेक्शन वहाँ पे कॉज हुआ था पहले, तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। जाइगोट एबनॉर्मेलिटीज़, जो कि मैंने बताया कि एम्पलरी रीजन पे वहाँ पे आपका होता है फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे अगर जाइगोट एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है तो वो इम्प्लांटेशन में डिफ़िकल्टी लाता है। ओवेरियन फैक्टर, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर है वहाँ पे ओवेरियन ट्यूब पे या फिर कैविटी के अंदर में कहीं पर सिस्ट या फिर नोड्यूलर देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा? एमेनोरिया, जो कि हमें एमेनोरिया ये तो दिखाएगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है फीमेल में, लेकिन उसके साथ साथ हमें इर्रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। प्रॉपर तरीके से जो एमेनोरिया हमें 9 मंथ तक परसिस्ट करना चाहिए फीमेल में, एक हेल्दी फीमेल में विथ हेल्दी प्रेगनेंसी, वो कंडीशन कहीं ना कहीं हिंडर्ड होती रहेगी। एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा फीमेल में, कॉकली पेन देखने को मिलेगा। ये एक ट्राइड के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। एमेनोरिया मैंने बताया, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, डिसयूरिया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी देखने को मिलेगी यूरिनेशन टाइम पे, फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है, राइज इन टेम्परेचर, जनरल सी कंडीशन है, किसी भी तरीके की अगर बॉडी में हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी से हट के अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन राइज करती है तो वहाँ पे हमें राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। वजाइनल ब्लीडिंग इज स्लाइट डार्क कलर्ड एंड यूजुअल कंटिन्यूअस, जो मैंने बताया कि एमेनोरिया जो परसिस्ट करना चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी में, वो कहीं ना कहीं हिंडर्ड होके हमें वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कभी कभी स्लाइटली डार्क कलर देखने को मिलेगा और ये काफ़ी बार होता है कि कॉन्टिन्यूअस होते ही चल जाता है। द फीलिंग ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड फेंटिंग अटैक्स, बहुत बार होगा कि फीमेल को जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है वो भी हमें देखने को मिलेंगी। नॉर्मल नोजिया देखेंगी, वॉमिटिंग दिखेगा, फेंटिंग उन्हें बार बार चक्कर आएगा, इवन टू द एक्सटेंट टू सिनकॉप, बहुत बार होगा कि वो बेहोश हो जाएंगे काफ़ी लंबे टाइम के लिए, मे बी प्रेजेंट। शोल्डर पेन में ऑल्सो भी प्रेजेंट, बॉडी में पेन आपको हर किसी भी रीजन में आपको देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस क्या क्या है? ब्लड एग्जामिनेशन, कल्डोसेंटेसिस, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड, एस्टिमेटिंग ऑफ एससीजी, क्यूरेटेज, लेप्रोस्कोपी, सीरम प्रोजेस्ट्रॉन। ब्लड एग्जामिनेशन, जो नॉर्मल हम सारे ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे उनमें क्या कितना है। कल्डोसेंटेसिस, कल्डोसेंटेसिस में ये होता है कि पोस्टीरियरली हम का जो भी अमनियोटिक फ्लूइड होती है उसको लेके एग्जामिन कराया जाता है। कल्डोसेंटेसिस में होता है कि हमें आपको फीमेल को अब्डोमिनली हम सिरिंज इंसर्ट करते हैं और वहाँ से हम जो भी अमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके कुछ सैंपल लेते हैं 5 ml to 3 to 5 ml के अप्रॉस, फिर उसको हम सेंटेसिस के लिए भेजते हैं और उसको एग्जामिनेशन कराते हैं। ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि हमने टीवीडी पढ़ा था, ये होता है, टीवीएस होता है, इसको हम बहुत जगह पे आपको टीवीएस भी देखने को मिलेगा। ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड, एस्टिमेटेड एचसीजी का लेवल हमें देखने को मिलेगा, कितना है, एलिवेटेड है या फिर ज़्यादा है, कम है। क्यूरेटेज की हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे सबम्यूकोसल लाइनिंग प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, मस्कुलर लाइनिंग इम्प्लांटेशन या फिर किस तरीके का कहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। लेप्रोस्कोपी जनरल सा है, सीरम प्रोजेस्ट्रॉन का एग्जामिनेशन कराएंगे। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या होगा। मैनेजमेंट है, अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है फीमेल की, जो हम नॉर्मल किट प्रोवाइड करते हैं फीमेल को, एससीजी का लेवल उसमें हम देखते हैं, यूरिन टेस्ट से अगर हमें मिलता है टेस्ट पॉजिटिव है तो हम टीवीएस कराएंगे, ट्रांसवाजाइनल स्कैनिंग कराएंगे। अगर ट्रांसवाजाइनल स्कैनिंग के बाद हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलता है, इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक, एफएच इन एडनेक्सा, एम्प्टी यूट्रस, ये 3 कंडीशन है कि अगर इंट्रा यूट्राइन कैविटी में, यूट्राइन कैविटी में हमें अगर सैक दिख रहा है, ये जेस्टेशनल सैक हमें देखने को मिल रहा है, तब तो मतलब है कि चलो ठीक है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी वहीं पे इम्प्लांट हुई है यूट्राइन कैविटी में। अगर हमें एफएच इन एडनेक्सा देखने को मिले, जब हम ट्रांसवाजाइनल स्कैनिंग कराएंगे तो हमें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस में हमें वहाँ पे कहीं ना, एडनेक्सा का मतलब है कुछ ना कुछ टिश्यू या फिर जो टिश्यू है या फिर सेल्स का एक्यूमुलेशन हो गया है और वहाँ पे कुछ सिस्ट या फिर नोड्यूलर टाइप के बन गए हैं, तो उसे हम कहते हैं एडनेक्सा कहते हैं, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। या अगर यूट्राइन कैविटी में हमें कुछ भी नहीं स्कैन हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी आउट ऑफ द यूट्राइन कैविटी इम्प्लांट हुई है। अगर यूट्राइन सैक हमें देखने को मिला तो हम फिर से टीवीएस कराएंगे, एक बार ट्रांसवाजाइनल स्कैनिंग कराएंगे और फिर उसमें कंफर्म करेंगे कि हाँ यूट्राइन प्रेगनेंसी ही है।
उसके बाद अगर हमें एडनेक्सा देखने को मिलता है तो हम लेप्रोस्कोपी कराएंगे और वो कंफर्म करेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्योंकि वहाँ पे अगर नोडुलर देखने को मिल रहे हैं और हमें यूट्राइन सैक नहीं देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। उसके बाद भी सेम चीज़ है कि अगर हमें यूट्रस हमें एम्प्टी मिल रहा है, वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, स्कैन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है फिर हम उसके बाद कराएंगे एचसीजी का लेवल टेस्टिंग कराएंगे। एसएचजी लेवल कितना है फीमेल में, अगर 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा आ रहा है तो हम दोबारा से टीवीएस कराएंगे। उसमें हम देखेंगे इंट्रायूटेराइन जेस्टेशनल सैक अगर हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर मिल रहा है तो इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है, अगर सैक हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर लेप्रोस्कोपी कराएंगे, मीथोट्रेक्सेट चलाएंगे और ये कंफर्म करेगा कि आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अगर 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम एचसीजी का लेवल है तो हम फिर दोबारा से टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। उसमें हमारा है डबलिंग, नॉन डबलिंग। डबलिंग का मतलब है कि आपको हम रिपीट ये चीज़ करेंगे, हम 24 आवर या फिर आप मान सकते हैं कि 24 to 72 आवर्स पे अलग अलग जहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के बीच में हम उसे रिपीट कराएंगे और वहाँ पे हम फॉलोअप स्कैन करेंगे। इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी अगर दिख जाती है तब तो वेल एंड गुड है। अगर उसके बाद भी हमें दोबारा से नहीं मिलती है तो वहाँ पे क्यूरेटेज कराने। क्यूरेटेज में हम जब करते हैं, क्यूरेटेज में होता है नॉर्मल ब्लड फोर्सेप होती है, वहाँ पे स्क्रैपिंग, इंट्रायूटेराइन कैविटी में हल्की सी स्क्रैपिंग करते हैं और उसके बाद वो जो भी टिश्यू और या फिर वहाँ पे स्कारिंग जो भी सेल्स हमें मिले हैं उसको हम एग्जामिन करते हैं, एनालाइज कराते हैं। अगर उसमें विलाई प्रेजेंट है तो फिर क्या है, वहाँ पे इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। ठीक है, क्या है, अगर क्यूरेटेज कराते विलाई प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। अगर विलाई प्रेजेंट नहीं है इंट्रायूटेराइन एरिया में तो वहाँ पे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और उसके साथ उसका मैनेजमेंट हमारा मीथोट्रेक्सेट और लेप्रोस्कोपी की हेल्प से हम उसको मैनेज करेंगे। तो ये था हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वेस्कुलर मोल, जिसको कि हम हाइडाटिव मोल भी कहते हैं। वेस्कुलर मोल जिसको कि हम हाइडाटिफॉर्म मोल भी कहते हैं, मोलर प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, इसको हम इस नेम से जानते हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट नेम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी बार कंपटीशन पेपर में भी आपको हाइडाटिफॉर्म मोल भी देखने को मिलेगा, वेस्कुलर मोल भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किस किस नेम से हम इस कंडीशन को जानते हैं, वो आप याद रखें। वेस्कुलर मोल, हाइडाटिफॉर्म मोल, मोलर प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। अब देखते हैं हाइडाटिफॉर्म मोल होता क्या है। इट इज़ एन abnormal placenta condition with partially degenerative and partially proliferative changes in the young chorionic villi. These result in the formation of cluster of small cysts of varying sizes because of superficial resemblance of hydatid cyst. It is named as हाइडाटिफॉर्म मोल। ये नॉर्मल जो कंडीशन से हट के जब हमारा प्लेसेंटा अब नॉर्मल तरीके से प्रोलिफरेट करने लगता है, पार्शियली जो कोरियोनिक विलाई होती है वहाँ पे हमें पार्शियली डीजनरेशन देखने को मिलती है और पार्शियली प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है। आपको कहीं पे देखा, कहीं पे बहुत ज़्यादा सेल्स अगर बहुत हेल्दी सेल ग्रो कर रहे हैं और कहीं पे आपको अनहेल्दी सेल ग्रो कर रहे हैं जो कि हिंडर्ड कर रहे हैं डेवलपमेंट में, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको हम कहते हैं हाइडाटिफॉर्म मोल। ये क्या होता है, क्लस्टर फॉर्म, एक कॉलोनी टाइप के सेल की सिस्ट बनती हैं। एक ही पोजीशन पे आप देखेंगे प्लेसेंटा का किसी एक पोजीशन पे आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट वो कॉलोनी टाइप में बना देंगे। डिस्कॉइड टाइप का जब होता है तो वहाँ पे कहीं कहीं पे कॉलोनी टाइप का बनाएंगे और वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि जो एबनॉर्मल सेल है उसकी ग्रो हो सके। एटियोलॉजी क्या क्या देखने को मिलता है, द कॉज इज़ नॉट नोन। अभी तक कोई एक प्रॉपर हमें जो एक्चुअल कॉज होना चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिला है। अगर विमेन आज के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत सारे कंडीशन आपको जितने भी अब नॉर्मल प्रेगनेंसीज में देखने को मिलेंगे, वो कंडीशन आज के टाइम में ऐसे हो गए हैं कि आपको बहुत सारे कंडीशन में एडवांस्ड एज ऑफ फीमेल, इसीलिए नॉर्मली कहते हैं कि हम आपको अंडर द 30 में एटलीस्ट 1 प्रेगनेंसी कंसीव कर लेनी चाहिए फीमेल्स को, ताकि जो भी कुछ कॉमन कंडीशन से हट के जो भी कंडीशन अराइज हो रहे हैं उसके रिस्क फैक्टर को कम किया जा सके। पहले तो है कि वुमेन 35 ईयर्स ऑफ एज में है, टीनेज प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अभी तक फीमेल की बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं है, प्रॉपर तरीके से लोअर एब्डोमिनल में जितने भी ऑर्गन्स है वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं हो पाए, डेवलप नहीं हुए, और वहाँ पे प्रेगनेंसी अगर कंसीव्ड हो चुकी है उस कंडीशन में रिस्क फैक्टर बन जाता है
फॉल्टी न्यूट्रिशन कॉज बाय इनएडिक्वेट प्रोटीन एंड एनिमल फैट इनटेक, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कम है, फीमेल ऑलरेडी खुद ही अनहेल्दी है, तो फिर प्रेगनेंसी की हाइड्रेटिफॉर्म मोल के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। डिस्टर्ब मैटरनल इम्यून मैकेनिज्म, फीमेल बहुत ज़्यादा यंग है, प्रॉपर तरीके से उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन भी देखने को मिलेंगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे फीमेल की जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से उस इम्यून कंडीशन को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाती है, जिससे वो कंडीशन हम रोकथाम कर सके। साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, कंप्लीट मोल जनरली हैव 46 पेयर ऑफ एक्सेस कैरियोटाइप 85%, ये जो नॉर्मल है आपको क्राइटोजेनिक जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिल सकता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? नॉर्मल है, वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, द ब्लड में बी मिक्सड विथ जेलेटिनियस फ्लूइड फ्रॉम द रप्चर्ड सिस्ट, राइजिंग द अपीयरेंस ऑफ डिस्चार्ज वाइट करंट इन रेड करंट जूस। जैसे कि नॉर्मली आपको मैं बताती हूँ, जेलेटिन जो टिश्यूज़ होती हैं वो हमें कहाँ प्रेजेंट होती हैं। एक तो नॉर्मल होते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड में, जो हम विटिश टाइप की जो हम एक देखते हैं ना, स्लीपरी टाइप का जो कुछ मटेरियल होता है वो जेलेटिन मटेरियल होता है। वो क्या होता है, जब कहीं भी रप्चर होता है, और वही चीज़ हमें आपको फीटल में भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। वो चीज़ क्या होती है, जब वो उस फ्लूइड से मिक्स होके, वो जो सिस्ट जब रप्चर करेगा उस फ्लूइड से मिक्स होके कुछ ना कुछ वाइट करंट मतलब बहुत कहीं पे आपको विटिश टाइप दिखेगा, कहीं पे करंट आपको रेडिश टाइप का दिखेगा। मिक्स नहीं होते हैं वो दोनों कलर्स, आपको बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे, वो अलग अलग कॉलोनी में आपको दिखेंगे कि अलग अलग, जहाँ पे यहाँ पे विटिश कलर है, यहाँ पे रेडिश कलर है, वैसा। वेरिंग डिग्रीज ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन में आपको फ्लैंक पेन भी देखने को मिल सकता है, कॉल्की पेन भी देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी और इंटरवल ऑफ पेन है वो भी कहीं ना कहीं वेरिएबल होते रहेगा। वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी बिकम एक्सेसिव टू द स्टेज ऑफ हाइपरेमेसिस, नॉर्मल सी कंडीशन है कि इस कंडीशन में भी हमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम देखने को मिलेगा। ब्रीथलेसनेस फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल पर वजाइनम इज डायग्नोस्टिक ऑफ वेस्कुलर मोल, हमें नॉर्मल मैंने जो बोला था मोलर प्रेगनेंसी में आपको इंटरनली फिर अब जो प्लेसेंटा है वहाँ पे आपको डीजेनरेशन देखने को मिल रही है और प्रोलिफरेशन दोनों को देखने को मिल रही है। तो जो प्रोलिफरेशन है वो प्रॉपर इस तरीके से देखिए, प्लेसेंटा जो है इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, ये है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन तक ये हमें प्रोलिफरेशन देखने को मिली है सिस्ट और नोडुलर्स के। तो ये होता है, इसका नॉर्मल सा है एक ग्रेप लाइक गुच्छा, हम जो कहते हैं ना अंगूर के गुच्छे जैसा दिखेगा हमें। वहाँ पे आपको जो आप कभी अंगूर के गुच्छे को उठाओगे तो आपको जो बबल टाइप का दिखता है ना, वैसा प्लेसेंटा में देखने को मिलता है। वो थोड़े से रफ भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। साइन क्या क्या है? द पेशेंट लुक मोर इल देन कैन बी अकाउंटेड फॉर, पेलर इज प्रेजेंट, फीचर ऑफ प्रीक्लेम्शिया, द साइज ऑफ यूट्रस इज मोर देन दैट एक्सपेक्टेड। जब हम फंडल हाइट चेक करेंगे तो उसकी साइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हमें लगेगी, तब वहाँ पे हमें एक बार अंदाज़ा लगता है कि हो सकता है कि फीटल हेल्थ डेवलपमेंट के साथ साथ हमें प्लेसेंटा का भी एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है कि प्लेसेंटा की साइज़ कितनी है। उसके साथ साथ प्री एक्लेम्शिया के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है कि हमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, उसके साथ साथ एक्लेम्शिया की कंडीशन भी फीमेल में देखने को मिलती है। पेलर इज प्रेजेंट, और उसके साथ तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा हमें अनहेल्दी लगेगी फीमेल। इन्वेस्टिगेशन क्या है? फुल ब्लड एग्जामिनेशन हमें कराना है, एबीओ आरएच ग्रुपिंग कराएंगे, हेपेटिक रीनल एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट आर कैरिड आउट, हमें नॉर्मल है एलएफटी, केएफटी एंड थायराइड एग्जामिनेशन को कराना है। सोनोग्राफी हम कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखेंगे। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, हम ये नॉर्मल है, फिर हम कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का टेस्ट करेंगे ताकि देखने के लिए कि इसका लेवल कितना है। प्लेन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन कराएंगे, सीटी और एमआरआई। कुछ कंडीशन बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में सीटी और एमआरआई भी प्रेस्क्राइब किया जाता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जो प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस होती है वो फ्रंट टाइप में होती है, हमें प्रॉपर तरीके से अल्ट्रासाउंड में हमें प्लेसेंटा का जो कंडीशन है वो हमें स्कैन होने देखने नहीं मिलता है, तो हम उस कंडीशन में सिटी और एमआरआई, बहुत ही रेयर कंडीशन है पर हम उसमें कराते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है मोलर प्रेगनेंसी में? हैमरेज और शॉक देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा हमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है सेप्सिस का भी। परफोरेशन ऑफ यूट्रस, जाहिर सी बात है कि अगर प्लेसेंटा की साइज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ गई है तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें हैमरेज भी देखने को मिलेगा, रप्चर भी देखने को मिल सकता है। और परफोरेशन का मतलब है कि वो जो फ्लूइड है वो पूरी तरीके आपसे बॉडी में वहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाती है।
प्री एक्लेम्पशिया विद कन्वर्जन ऑन रेयर ओकेजन, बहुत ही कुछ कंडीशंस में हमें एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया भी देखने को मिलेगा, कन्वर्जन देखने को मिलेंगे। कोगुलेशन फेलियर इज कॉज्ड बाय द पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन of trophoblastic cell which causes fibrin and platelet deposition within the vascularity। ये नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जब वहाँ पे आपको ग्रो कर रहा था ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स जो हैं, ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स हम नॉर्मली वही कहते हैं कि जो जनरल कंडीशन में सेल्स को जिनको एंटीबॉडीज़ के लिए तरह से काम करना था वहाँ पे वो ग्रो करने लगे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन करा रहे हैं, प्लेटलेट के भी लेवल को वहाँ पे जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्लेटलेट का लेवल बढ़ेगा ताकि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करा सके। तो उस लेवल में भी क्या होता है, वहाँ पे वो जाके बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है उनका। द डेवलपमेंट ऑफ कोरियोकार्सिनोमा, वहाँ पे आपको कार्सिनोमा का मतलब है कि कैंसरस सेल का ग्रोथ होने लगा है, तो कोरियोकार्सिनोमा जो कोरियोनिक सेल है वहाँ पे हमें कुछ कैंसरस सेल्स का भी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सेंसिटिव एचसीजी टेस्टिंग कराएंगे। प्रिंसिपल्स कौन प्रिंसिपल पे मैनेजमेंट काम करेगा, सक्शनल इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस एज अर्ली एज द डायग्नोसिस मेड। नॉर्मल है, पहला कंडीशन है कि अगर हमें ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो हमें इवैक्यूएशन कराना पड़ेगा। सपोर्टिव थेरेपी में करेक्शन ऑफ एनीमिया, इन्फेक्शन इफ़ देयर इज़ एनी, हमें अगर एनीमिया अगर हो रहा है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। काउंसलिंग फॉर रेगुलर फॉलोअप, हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि वो प्रॉपर टाइम टू टाइम रेगुलर फॉलोअप के लिए आती रहें। द पेशेंट आर ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए द मोल इज इन द एक्सपल्शन प्रोसेस लेस कॉमन एंड ग्रुप बी जो है द यूट्रस रिमेन इनर्ट, अर्ली डायग्नोसिस विद अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें क्या है, जो मोल है वो एक्सपल्शन मतलब है कि जो भी हाइड्रेटिफॉर्म मोल का जो प्लेसेंट बना हुआ है वो आपको आउटसाइड में भी नज़र आ रहा है। ये क्या है, ये बहुत ही लेस कॉमन है, ये जनरली नहीं देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मल है। कॉमन कंडीशन में ये होता है कि जो आपको प्लेसेंटा में जब कंडीशन देखने को मिल रही है वो आपका अंदर की तरफ ही है। सपोर्टिव थेरेपी में क्या है, द पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विथ अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एंड ऑफन दे आर एनेमिक एंड एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन। बहुत सारे कंडीशन में, वेरिएबल कंडीशन में उनको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, फिर उसके साथ साथ क्या है कि वो एनेमिक हैं, और फिर क्या है उनको अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हमें कंट्रोल करना और रिससिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवी इन्फ्यूजन विथ आरएल इज स्टार्टेड, आरएल हम देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि जो बॉडी का हेमोडायनेमिक है वो हम मेंटेन कर सकें। अ पेरेंटल एंटीबायोटिक इज गिवन इफ देयर इज एन एसोसिएटेड इन्फेक्शन, पेरेंटल एंटीबायोटिक भी हम चलाएंगे ताकि कोई भी तरीके जिस भी तरीके के उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है या फिर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वो हम चलाएंगे। ब्लड इज केप्ट रिजर्व ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन एज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। जब इवैक्यूएशन के टाइम पे हम नॉर्मली भी जब कोई भी फीमेल को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर इवैक्यूएशन को, तो वो पहले ही उन्हें कंसल्ट करते, काउंसिल कर देते हैं कि ब्लड लॉस कितना होगा बॉडी में और उनका नॉर्मल HB लेवल कितना है एट दैट प्रेजेंट ऑफ टाइम, तो वो हम मॉनिटर करते हैं, उसे हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। उसके लिए हम पहले से ही, अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट एनीमिक कंडीशन में है तो उस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहेंगे। डेफिनेटिव थेरेपी में आपका है सक्शनिंग इवैक्यूएशन है, इज अ ट्रीटमेंट मेथड इज द सेफ, रैपिड एंड इफेक्टिव इन ऑलमोस्ट ऑफ ऑल केसेस। ग्रुप ए सर्विस इज फेवरेबल, अगर सर्विस फेवरेबल है तो फिर क्या देखते हैं, द प्रिफर्ड मेथड इज सक्शन इवैक्यूएशन एंड नेगेटिव प्रेशर इज अप्लाइड अप टू 200 to 250 mg। इवैक्यूएशन की प्रोसेस को इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर सर्विक्स की ओपनिंग जो है वो प्रॉपर है, किसी तरीके का वहाँ पे कोई सेल या फिर आपको जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपको कोई इन्फेक्शन या स्कारिंग देखने को नहीं मिल रही है, तो उसमें हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं 225-250 mm ऑफ Hg में, जिसके हेल्प से हम इवैक्यूएट करते हैं और जो भी कंसेप्शन ऑफ मटेरियल है या प्रोडक्ट है उसको पूरी तरीके से हम सक आउट करा देते हैं। अल्टरनेटिवली कन्वेंशनल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स फॉलोअड बाय इवैक्यूएशन इज डन। डिजिटल एक्सप्लोरेशन एंड रिमूवल ऑफ द मोल बाय ओवम फोर्सेप अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इसमें है कि हम फिर उसके बाद जो हम इवैक्यूएशन करा भी देते हैं उसके बाद हम एक बार और एग्जामिनेशन कराते हैं प्रॉपर क्यूरेटेज के हेल्प से, और उसको जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं ताकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील ना हो या फिर बहुत ज़्यादा पेन ना हो। ये हम चेक करते हैं फोर्सेप, ओवम फोर्सेप के हेल्प से, ताकि अंदर कुछ ना कुछ भी कोई और कॉन्सेप्शन ऑफ का जो प्रोडक्ट है वो बच तो नहीं गया है। ग्रुप बी में अगर सर्विक्स इज ट्यूबुलर एंड क्लोज्ड, सर्विक्स है वो भी वहाँ पे उसके जो डिजेनरेटिव सेल्स थे, प्रोलिफरेटिव सेल्स थी,
उसकी वजह जो सर्विक्स का एरिया भी वो भी पूरी तरीके से कवर हो चुका है, वो बिल्कुल भी डायलेट नहीं हो पा रहा है, या फिर इतना ज़्यादा नैरो हो गया कि स्पेस नहीं मिल रहा है कि इवैक्यूएशन अब परफेक्टली कराया जा सके। उस कंडीशन में प्रायर स्लो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स इज डन बाय द इंट्रोड्यूसिंग अ लेमिनेरिया टेंट followed by suction and evacuation. Alternatively, vaginal misoprostol 400 mg per 3 hour before surgery may be used. इस कंडीशन में क्या है कि पहले हम बहुत थॉरोली, बहुत स्लोली डायलिटेशन कराने की कोशिश करेंगे, मिजोप्रोस्टोल देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन कराया जा सके और वहाँ पे हल्का से डायलिटेशन को वो सपोर्ट कर सके। उसके बाद भी हमें फिर लास्ट ऑप्शन बचता है हिस्टेरेक्टोमी कराना, क्यूरेटेज फनाइल बाय फॉलोड बाय वजाइनल इवैक्यूएशन, प्रोलिफेक्टिव कीमोथेरेपी हम चलाएंगे, मिथोट्रेक्सेट 1 mg पर kg पर डे के साथ। इस बेसिस पे ही मिथोट्रेक्सेट चलेगा। IV और IM कंबाइंड ओरल पिल देते हैं। बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन, बहुत सारे कंडीशन में हिस्टेरेक्टोमी और सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन ही ओनली ऑप्शंस बचते हैं। यहाँ पे हमारा जो था, हमने अभी तक फर्स्ट यूनिट के 4 टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने अबॉर्शन कंप्लीट किया, इसके बाद हमने सेकंड पार्ट में अपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंप्लीट की और हमने हाइड्रेटिफॉर्म मोल कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा है, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसीज में हम क्या क्या देखते हैं? पहले तो है कि ये जो आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी वो फीटल के डिलीवरी से पहले आपको देखने को मिलेगी ब्लीडिंग। उसमें काफ़ी सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा एब्रेप्शियो देखने को मिलेगा, तो एक एक करके हम इन सबको देखेंगे। सो एंटीपार्टम हैमरेज। Antepartum hemorrhage defined as a bleeding from genital tract after fetal viability after 28 week of pregnancy। इसमें क्या है, हम एंटीपार्टम हैमरेज को भी हम कहते हैं लेट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना को हम सेम कुछ टर्म्स में आपको कुछ बुक्स में एंटीपार्टम हैमरेज देखने को मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड बिफोर द डिलीवरी, ये जो मेन है कि आपको डिलीवरी के पहले किसी भी तरीके की ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल अभी तक लेबर फीमेल को स्टार्ट नहीं हुआ था बट उसके पहले ही ब्लीडिंग देखने को मिली है, तो इसमें काफ़ी सारे कंडीशंस हमें देखने हैं। हम पहले देख लेते हैं एक आप कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं उसके। एपेज कॉम्प्लिकेट्स अराउंड 2 to 5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी। जितनी भी प्रेगनेंसी हमारे वीमेन कंसीव करती हैं, अराउंड उस सब में मिला के 2 से 5% ही ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें हमें एंटीपार्टम हैमरेज देखने को मिलेगा। तो इसमें हम 3 कैटेगरी में देंगे। प्लेसेंटल कॉज भी देख लेते हैं, अनक्लासिफाइड जिसमें कोई भी आपको क्लासिफिकेशन नहीं है, उसमें सिर्फ है कि एंटीपार्टम हैमरेज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल में, इसमें कोई क्लासिफाइड नहीं है। और अदर में हमें और भी सारे जो भी कंडीशंस है। तो प्लेसेंटल कॉज में हम पहले देखते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया देखेंगे, हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा देखेंगे, सरकमवेलेंट प्लेसेंटा देखेंगे, सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा देखेंगे। उसके बाद अदर में क्या क्या कॉजेज हो जाते हैं, लोकल सर्वाइको वजाइनल लीजन लाइक पॉलिप, किसी भी तरीके का सिस्ट है वहाँ पे, तो उस कंडीशन की वजह से भी हमें एंटीपार्टम ब्लीडिंग देखने को मिलता है। कैंसर ऑफ द सर्विक्स, अगर सर्वाइकल कैंसर पहले रह चुका है जिसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, या फिर अचानक से कुछ स्कारिंग वगैरह देखने को मिला है, बहुत लेट टाइम पे जाके डायग्नोस हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। वेरिकोसा वेन जो हमें प्रॉब्लम कंडीशन है उसमें देखने को मिलता है, या फिर कोई और लोकल ट्रॉमा होने की वजह से किसी भी तरीके से इंजरी हो गई, फीमेल कहीं फॉल कर गई, या फिर किसी भी तरह किसी और मेडिकेशन उन्होंने मतलब गलत तरीके से मेडिकेशन ले लिया, उस वजह से भी काफ़ी सारे कंडीशन में ऐसा होता है, एंटीपार्टम ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। फीटल कॉज भी हो सकता है जिसमें कि वासा प्रीविया हम देख लेंगे। पहला है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होता है? प्लेसेंटा की ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें हमें अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें कि नॉर्मल जो प्लेसेंटा की जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी वो होता है यूट्रस की अगर राइट और लेफ्ट साइड कहीं किसी भी साइड इम्प्लांटेशन हुई है और फीटस यहाँ पे ग्रो कर रहा है, प्लेसेंटा फॉर्मली एकदम नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे अटैच्ड होता है, फीटस में अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू अटैच्ड रहता है, जितने भी न्यूट्रिशन और जो भी सप्लाईज है वो जा रही होती हैं। एक डिस्कॉइड शेप का प्लेसेंटा वहाँ पे प्रेजेंट होता है और बिल्कुल भी डिटैच नहीं होता है। बट है कि हम देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में
Third trimester bleeding is one of the most commonest complication of pregnancy and require evaluation in 5 to 10% of pregnancies. थर्ड ट्राइमेस्टर, जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जितनी भी ब्लीडिंग होती हैं उसको हम एंटीपार्टम हैमरेज या फिर एंटीमार्टम ब्लीडिंग कहते हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ें दी गई हैं कि बहुत ज़्यादा ऑमनियस कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमें देखने को मिलता है 5 to 10% ऑफ प्रेगनेंसी में। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ एंड पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा मेजर कॉजेज़ हैं एंटीपार्टम ब्लीडिंग ही है जो कि मैटरनल हेल्थ डेथ या फिर पेरिनेटल मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को लीड करता है। डेफिनेशन क्या है प्लेसेंटा प्रीविया का? प्लेसेंटा प्रीविया इज वन ऑफ विच व्हेन प्लेसेंटा इज पार्शियली और होली प्रेजेंट ओवर द एडजेसेंट टू द इंटरनल ओस लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ये देखते हैं हम डायग्राम के हेल्प से। ये जो है हमारा इंटरनल ओस है, ये जो इंटरनल ओस है उसको अगर प्लेसेंटा पार्शियली या कंप्लीटली कवर कर लेता है अपने प्रेजेंटेशन की वजह से तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें भी हम जो पहले देखेंगे अलग अलग 4 टाइप है। 4 टाइप्स उस बेसिस पे हैं कि कितना ज़्यादा उसने कवर किया है प्लेसेंटा ने। एक तो है कि सिर्फ मार्जिनल है, यहाँ पे सिर्फ मार्जिन पे प्रेजेंट है तो वो फर्स्ट टाइप हो जाता है, या फिर टाइप 1 कह सकते हैं आप कि सिर्फ और सिर्फ जो प्लेसेंटा है वो मार्जिन पे प्रेजेंट है। इनर ओस यहाँ पे है, इंटरनल ओस जो यहाँ पे उसके साथ कोई भी किसी भी तरीके का अटैचमेंट नहीं है। सेकेंड पार्ट है कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इंटरनल ओस के एकदम पास से होके गुजरा है, टाइप 1। टाइप 2 है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि इंटरनल ओस को उसने कम्प्लीटली कवर कर लिया है लेकिन अभी भी कुछ रेंज है जहाँ से कुछ ना कुछ ब्लीडिंग जो है वो लीक आउट होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड है वो लीक आउट होते रहता है। टाइप 4 जो है वो टाइप 4 में इतना है कि जो प्लेसेंटा के प्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनल उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया है और किसी भी तरीके की कोई भी इसमें भी ब्लीडिंग होगी, ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है कि इंटरनल उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है। और जो फीटस की जो आपको क्विकनिंग और मूविंग भी देखने को मिलती है वो इस कंडीशन में बहुत ही डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमने नॉर्मल देखा। प्लेसेंटा प्रीविया इज व्हेन द प्लेसेंटा इज पार्शियली एंड होली प्रेजेंट ओवर और एडजेसेंट टू द इंटरनल ओस। ये हमने टाइप सेम देखा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे रहेगा टाइप 1 में, लो लाइंग प्लेसेंटा और लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। टाइप 2 में हमारा जो होता है मार्जिनल होता है, साइड में होता है। टाइप 3 में इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरीके से इंटरनल ओस को वो कवर नहीं करता है। एंड टाइप 4 में सेंट्रल और टोटल और कंप्लीट पूरी तरीके से इंटरनल ओस को कवर कर लेगा। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? डैमेज टू एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ये कुछ कंडीशंस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम वो आपका स्कारिंग हो गई है, वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से सही तरीके से प्रोलिफरेट नहीं हुए इम्प्लांटेशन तक, और वहाँ पे उस कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेगा पहले कोई यूट्रस की सर्जरी हो चुकी है। कुछ कंडीशन में कभी कभी होता है कि आपका इवैक्यूएशन की कंडीशन की वजह से भी ये रिस्क हमें देखने को मिलेगा। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में आपको ये है डिफेक्टिव डेसिडुआ, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा का जो है बहुत ज़्यादा ही लार्ज सरफेस एरिया। काफ़ी कुछ फीमेल्स में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो फीटस के जो ग्रो होना चाहिए, फीटस के ग्रो के कंपैरिजन में प्लेसेंटा का ग्रोथ जो है, प्लेसेंटा की जो साइज़ है वो बड़ी होती है, और जो फीटस का जो उसको ग्रो करने के लिए स्पेस या फिर उस जगह मिलनी चाहिए तो वो प्रॉपर तरीके से स्पेस नहीं मिल पाती है। डिफेक्टिव डेसिडुआ जो है वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी प्रोलिफरेटिव सेल्स नहीं है उसमें। रिस्क फैक्टर क्या क्या देख सकते हैं हम लोग? मेल फीटस, एक रिस्क फैक्टर इसमें ये है कि मेल फीटस अगर जो बेबी कंसीव है वो मेल है तो प्रायर यूट्राइन सर्जरी, पहले कोई सर्जरी हो चुकी है। एडवांसिंग मैटरनल एज 35+ एज है फीमेल की। मल्टीपैरिटी, बहुत बार मल्टीपैरिटी में होता है कि आप 3 to more than 2 to 3 टाइम्स वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। स्मोकिंग एक मेजर कॉज है। मेटरनल कोकेन एंड ओपियोइड यूज़, किसी भी तरीके का ड्रग अब्यूज़ है फीमेल कर रही हैं। मल्टी फीटल जेस्टेशन, 2 से ज़्यादा फीटस वहाँ पे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो प्रायर हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, पहले की किसी भी प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया अगर पहले परसिस्ट कर चुका है तो ये भी रिस्क फैक्टर है।
क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया में हमें? द साइज ऑफ द यूट्रस इज प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। द जो यूट्रस का साइज़ है वो प्रॉपर तरीके से उतना नहीं है कि जो भी हमें आपका जेस्टेशन का साइज टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। द यूट्रस फील्स रिलैक्स, सॉफ्ट एंड इलास्टिक विदाउट एनी लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टेंडरनेस। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें जो यूट्रस पे है, नॉर्मली हम क्या होता है जब पैल्पेट करते हैं या फिर हम फंडल हाइट जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें प्लेसेंटा पे कहीं ना कहीं पे आपको हार्ड और डिस्कॉइड टाइप का आपको फील होगा। जब फीमेल पैल्पेट करेंगे हम लोअर एब्डोमेन पे तो हमें वहाँ पे फील होता है कि हाँ, तो ये पता चलता है कि हाँ ठीक है प्लेसेंटा यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से हमें डिस्कॉइड और कुछ आपको हल्का सा पैल्पेबल टाइप का भी फील होगा, तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा पैल्पेशन के टाइम पे। द परसिस्टेंट ऑफ माल प्रेजेंटेशन, वहाँ पे हम पहले तो देख लेंगे, अगर हम स्कैनिंग करा रहे हैं तो हम उसमें फीटस का माल प्रेजेंटेशन हम चेक करेंगे कौन सा प्रेजेंटेशन में है बेबी, सिफेलिक है कि ब्रीच है। द हेड इज़ फ्लोटिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द जेस्टेशनल पीरियड, जो फीटस का जो हेड है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फीटल हर्ट साउंड इज यूजुअली प्रेजेंट unless there is a significant separation of placenta in the patient exsanguinate condition। बहुत सारे कंडीशन में अगर पूरी तरीके से जो प्लेसेंटा है वो डिटैच नहीं हो गया यूट्राइन कैविटी के साथ, तब तक हमें FH नॉर्मली सुनाई देगा बच्चे का। फीटल हार्ट रेट जो है वो हमें बहुत ही नॉर्मल सुनाई देगा, कोई भी उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल, ट्रांसवाजाइनल, कलर डॉपलर टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? एंटीपार्टम हैमरेज देखने को मिलेगा, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, प्रीमैच्योर लेबर भी देखने को मिल सकता है, अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन जो कि एमनियोटिक सेक का रप्चर हमें देखने को मिलेगा, कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिलेगा। अगर प्रॉपर तरीके से अगर प्लेसेंटा आपको टाइप 1 या टाइप 2 वाले कंडीशन में है, मार्जिनल से कनेक्टेड है या फिर आपको पूरे यूट्राइन कैविटी के साथ पे एंड ऑफ द एरिया पे है, तो उस कंडीशन में कॉर्ड प्रोलैप्स देखने के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। इंट्रापार्टम हेमरेज भी देखने को मिल सकता है, सेप्सिस देखने को मिलेगा, सब इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा, एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। फीटस में क्या देखने को मिलेगा? LBW सबसे ज़्यादा मेजर रिस्क फैक्टर होता है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो बच्चे को जो फीटस को वहाँ पे ग्रो करने के लिए स्पेस और प्रॉपर एरिया मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। एस्फेक्सिया देखने को मिलेगा, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, बर्थ इंजरी हो सकती है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज़ भी वहाँ पे अकर हो सकती हैं। मैनेजमेंट क्या क्या है? हम इसमें अलग अलग डिफरेंट स्टेज में मैनेजमेंट देंगे। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है? हर एक एंटीपार्टम हैमरेज में एटलीस्ट 2 इंट्रावेनस लाइन, हम दोनों हाथ में IV कैनुला को इंसर्ट करेंगे। ब्लड इज टेकन फॉर हेमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। हमें पहले ही ब्लड सैंपल को हम कलेक्ट कर लेना है हेमाटोक्रिट चेक करने के लिए, ABO ग्रुपिंग देखने के लिए, RH ग्रुपिंग देखने के लिए, हम ये सब कुछ कर लेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे। द ब्लैडर शुड बी कैथेटराइज्ड। कैथेटराइज इसलिए कराते हैं ताकि कोई भी है जो ब्लैडर से जो प्रेशर लगना चाहिए और जो फीमेल को कंफर्ट फील होनी चाहिए और वो अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा पेन के साथ आई है, उस कंडीशन में हम ये कराएंगे। अल्ट्रासाउंड इज डन। अल्ट्रासाउंड करने द वजाइनल एग्जामिनेशन इज नेवर डन इन द प्लेसेंटा प्रीविया। स्पेकुलम एग्जामिनेशन नेसेसरी टू रूल आउट लोकल सर्वाइकल एंड वजाइनल कॉज ऑफ द ब्लीडिंग। हम PV नहीं करेंगे, पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम प्लेसेंटा प्रीविया का अगर हमने TVS कराया है उस कंडीशन में हम बिल्कुल भी PV नहीं कराएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमें वहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो रप्चर हो सकती है और वहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन और सेप्सिस होने के रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन कराएंगे ताकि सिर्फ ये चेक करने के लिए, ओवरव्यू लेने के लिए कि सर्विस की ओपनिंग और इंटरनल ओस अभी कवर हो चुकी है पूरी तरीके से या फिर मार्जिनल टाइप है। एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या है प्लेसेंटा प्रीविया में? काउंसलिंग इज़ एसेंशियल। हमें फीमेल को काउंसिल करना है, ये बताना है कि आपको फीटस जो है हम FHR जो है हमें अभी बच्चे की नॉर्मल मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे के साथ, या फिर अगर FH हो चुका है, फीटल डेथ भी हो चुकी है अगर, तो उस कंडीशन में भी हमें बताना है, उनको काउंसिल करना है। अनीमिया हैज़ टू बी लुक्ड फॉर एंड करेक्टेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नेसेसरी। अनीमिया को हमें रूल आउट करना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली हमें देना है। आयरन, विटामिन, कैल्शियम शुड बी कंटिन्यूड।
अगर प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन है उस टाइम पे अगर हम प्रेगनेंसी अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी को कंसीव रखा जा सकता है, टर्मिनेट नहीं कराना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन में हमें जो भी उनके मेडिकेशन चल रहे थे आयरन के, विटामिन की, कैल्शियम की, वो चलते रहेंगे। एंटीनेटल स्टेरॉइड्स देंगे। क्रॉस मैच ब्लड शुड ऑलवेज केप्ट रेडी, हर एक कंडीशन में, क्योंकि जो भी फीमेल है बहुत ज़्यादा बेसिकली आपने देखा होगा जो भी फीमेल है जो जिस डॉक्टर के साथ डील कर रही होती है उसी डॉक्टर के साथ फॉर द रेस्ट ऑफ द 9 मंथ इवन आफ्टर टू टिल द डिलीवरी एंड आफ्टर द डिलीवरी वो उस डॉक्टर के साथ बने रहते हैं। तो हमें उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी फीमेल अगर ऐसे केसेस के साथ आ रही हैं तो वहाँ पे हमें क्या है, कभी भी हमें उनकी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम क्रॉस मैच के लिए हमेशा हमारे पास ब्लड अवेलेबल रहना चाहिए। तो हम जो देख रहे थे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, सिजेरियन सेक्शन, गोल्डन चॉइस है हमारी सिजेरियन सेक्शन, आपको कराना ही पड़ेगा। किसी भी तरीके का अगर फीटल डिस्ट्रेस आप नहीं जानते, एस्फेक्सिया आपको देखने को, अगर एस्फेक्सिया का रिस्क भी आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन में हमें विदाउट एनी डिले हमें पेशेंट को, फीमेल को रेडी करना पड़ेगा सिजेरियन सेक्शन के लिए। उसके बाद है वजाइनल एग्जामिनेशन एंड वजाइनल डिलीवरी। जनरली जो होता है वजाइनल एग्जामिनेशन को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया अगर है उस कंडीशन में प्लेसेंटा रैप्चर हो सकता है, हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाएंगे, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी, जिस कंडीशन में पेशेंट की जो फीमेल है वो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हो सकता है उसके साथ, वो डेथ भी कर सकती है। प्लेसेंटा प्रीविया अगर कंडीशन है उस कंडीशन में हम वजाइनल डिलीवरी या फिर वजाइनल एग्जामिनेशन हम सिर्फ और सिर्फ तब कराएंगे जब हमारा फॉर श्योर हो चुका है कि प्लेसेंटा का जो मार्जिन है वो 2 सेंटीमीटर से है, कम से कम इंटरनल ओस से 2 सेंटीमीटर तक दूर है, ठीक है। इस कंडीशन में देखें करेंगे हम वजाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारा जो है इफ वजाइनल एग्जामिनेशन इज डन इट शुड बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन डिसीजन हैज़ बीन टेकन फॉर द टर्मिनेशन। अगर हमें जो भी प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना है तभी हम सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में हम आपका वजाइनल एग्जामिनेशन कराने के लिए अलाउ करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगा असेसमेंट में हम देख लेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, आपको बहुत सारे कंडीशन में मैं इसमें आपको डायग्नोसिस भी बताऊंगी, डायग्नोसिस बनाना आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया के साथ पेशेंट आ रही है तो उसके आप नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको ये हेल्प करेगा। हिस्ट्री लेना, ब्लीडिंग, ब्लड टेस्ट जो भी कराएंगे हम, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कराएंगे, लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे। उसके साथ हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस सेकेंडरी to placenta previa, deficient blood volume related to excessive blood loss secondary to placenta previa, ineffective peripheral tissue perfusion related to hypovolemia and shunting of blood to central circulation, anxiety or fear related to maternal condition and pregnancy outcome। इंटरवेंशन क्या क्या हम दे सकते हैं इस कंडीशन में, एडमिट टू अ लेबर एंड बर्थ यूनिट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ FHR एंड कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटरिंग, वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर ब्लड लॉस बाय द एस्टिमेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑल ब्लड ऑन द डिस्पोजेबल पैड, पेरिनियल पैड एंड बेड लाइनिंग लिनन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पैड में अगर हम एक पैड को अगर पूरी तरीके से सोख हो जाता है ब्लड से तो उसे हम 50 ml ऑफ ब्लड मानते हैं, वो भी कंडीशन हम चेक कर लेंगे। हम ऑब्टेन सीरियल हेमेटोक्रेट एंड हेमोग्लोबिन लेवल, हम उसमें हेमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे और उसके साथ साथ जो भी मेडिकेशन है ऑर्डर में वो हम प्रोवाइड कराएंगे। Monitor fetal condition, perform a non-stress test, biophysical profile once and twice weekly, provide emotional support to the woman and her family, be prepared for an emergency cesarean birth at any time. The woman's condition should always be considered a potential emergency because massive blood loss with the resulting hypovolemic shock can occur quickly in bleeding resumes। देखिए पहले तो जो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ जो भी पेशेंट अगर आती हैं नॉर्मल सी कंडीशन है, अगर बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ही अगर अभी तुरंत 28th वीक के आसपास की ही फीमेल थी हो रही है और प्रेगनेंसी अभी टर्मिनेट नहीं करनी, अभी डिलीवरी नहीं करानी, हम प्रेगनेंसी को अभी कंटिन्यूएशन करा सकते हैं फुल टर्म तक। उस कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल को हम अंडर सुपरविजन रखेंगे। सेकेंडली होता है कि जब वो फीमेल अगर बहुत ही ज़्यादा मैसिव ब्लड लॉस के साथ आ रही है, डिलीवरी से जस्ट पहले ही उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो उस कंडीशन में है कि पहले तो हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट चेक करके हम FHR को पहले मॉनिटर कर लेंगे, डॉपलर टेस्ट से हम मॉनिटर कर सकते हैं फीटस की जो भी कंडीशन है। उसके साथ साथ उसके लिए भी हमें पहले से ही ब्लड जो एग्जामिनेशन हम करा रहे थे, ABO हुआ, RH ग्रुपिंग हुआ, उसके हेल्प से हम पहले तो फीमेल को तैयार रखेंगे कि किसी भी कंडीशन में हम उन्हें काउंसिल करना पड़ेगा, उनकी फैमिली को काउंसिल करना पड़ेगा कि हमें कभी भी अगर कुछ भी कंडीशन होते हैं हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा है उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, कब पड़ सकती है, तो उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए फैमिली।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या है? अब्रप्शियो प्लेसेंटा एक वो कंडीशन होती है जिसमें जो प्लेसेंटा है जो उसके मार्जिन से अटैच थी, यूट्राइन कैविटी से अटैच थी, उसमें नॉर्मल कंडीशन के बावजूद भी वहाँ से डिटैचमेंट हो गई है। इसमें भी हम डिटैचमेंट भी अभी अलग अलग टाइप के डिटैचमेंट पढ़ेंगे। बस ये नॉर्मल है कि नॉर्मल कंडीशन से हट के प्लेसेंटा का डिटैचमेंट हो जाना यूट्राइन कैविटी से पहले ही, डिलीवरी के पहले ही, उस कंडीशन में हम देखते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में हमें मैसिव ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है क्या? दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल हैमरेज, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा सिंड्रोम एंड प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। नॉर्मल आपको यही बताना है कि प्री मैच्योर ऑफ प्लेसेंटा, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या क्या है? Abruption of the placenta is defined as a premature separation of a typically situated placenta which leads to bleeding in pregnancy। हमें नॉर्मल कंडीशन में अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ था, अभी तक लेबर स्टार्ट नहीं हुआ था फीमेल को, पर उसके बावजूद भी जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो गया है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसमें हम ग्रेड देते हैं, अलग अलग ग्रेडिंग देते हैं। ठीक है, तो हमारा शेयर स्टैटलैंड ग्रेडिंग है। ग्रेड 1 क्या है? अनरिकॉग्नाइज क्लिनिकली बिफोर डिलीवरी बट एविडेंस ऑफ रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट ऑन एग्जामिनिंग द प्लेसेंटा। हम नॉर्मल कंडीशन है कि अगर हम इसमें पहले तो हमें पता नहीं चलता है कि कुछ सेपरेशन हुई या फिर कुछ हुआ है, लेकिन हमें रेट्रो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, रेट्रो क्लॉट देखने को मिलेंगे। जब हम स्कैन कराएंगे तो हमें प्लेसेंटा के अंदर में जब हम स्कैन करते हैं वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ब्लड के क्लॉट्स देखने को मिल सकते हैं। ग्रेड 2 में क्या है? इंटरमीडिएट विथ क्लासिकल साइन ऑफ एब्रप्शन बट नो मैटरनल डिस्ट्रेस एंड लाइफ फीटस। इसका सेकंड ग्रेड में क्या होगा कि हमें किसी भी तरीके का मैटरनल डिस्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा, फीटल डिस्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा, और फिर इसमें कुछ खास आपको ब्लीडिंग भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कंडीशन आपको लगेगा कि अनकॉमन है। ग्रेड 3 क्या है? सीवियर एब्रप्शन विद द फीटस डेथ विदाउट कॉगुलोपैथी, विद कॉगुलोपैथी। इसमें क्या है? एब्रप्शन पूरी तरीके से सेपरेशन हो चुकी है और इवन फीटस डेथ भी कर चुका है, कॉगुलेशन और विदाउट कॉगुलेशन। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो जाते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा के? मल्टीपैरिटी, हाइपरटेंशन, ब्लंट एक्सटर्नल एब्डोमिनल ट्रॉमा, स्मोकिंग हो जाएगी, पुअर न्यूट्रिशन हो जाएगा, एज ओल्डर देन 35 ईयर्स, शॉर्ट अम्बलाइकल कॉर्ड का भी कंडीशन हो सकती है, कोकेन भी हो सकता है, अल्कोहल यूज़ और फिर ड्रग यूज़ भी हो सकती है। एटियोलॉजी क्या क्या है इसमें? हाइपरटेंशन, इक्लेम्शिया, प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड अस्थमा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, पुअर प्लेसेंटेशन, ट्रॉमा, थ्रोम्बोफाइलिसिस, प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रैपिड यूट्राइन डिकम्प्रेशन, शॉर्ट कॉर्ड, यूट्राइन एनोमली, मायोमास, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड कोकेन अब्यूज। क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ये हमारा है कंसील्ड, 35% तक के चांसेस होते हैं, मिक्स्ड में 5%, रिवील्ड में 60%। कंसील्ड क्या होता है? कंसील्ड में ये होता है कि सेंटर से सेपरेशन होती है प्लेसेंटा का, जो है मैं आपको आगे चल के वो सेपरेशन भी बताऊंगी। जो प्लेसेंटा और आपको इंटरनल यूट्राइन कैविटी थी, वहाँ पे जब प्लेसेंटा ऐसे अटैच होता है, यहाँ पे हुआ मार्जिन से सेपरेट ना हो करके सिर्फ और सिर्फ बीच से सेपरेट हो जाए, सेंटर सेपरेशन होता है, जो ब्लड होता है वो पूरी तरीके से सेंटर में यहाँ पे कोगुलेट हो जाता है। ये आप देखिए यहाँ पे ब्लड कोगुलेट हो जाता है क्योंकि सेंटर सेपरेशन, और बहुत ही ड्रिपलिंग ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो होता है रिवील्ड में होता है, आपको ब्लडिंग मार्जिन से भी सेपरेशन हुई है और आपको कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मिक्स टाइप में है कि आपको दोनों तरीके से ब्लड देखने को मिलती हैं। साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकता है? सीवियर एंड कॉन्स्टेंट एब्डोमिनल पेन, सीवियर एंड कॉन्स्टेंट एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलेगा। पेलर, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेलर हो जाएंगे क्योंकि एनीमिक कंडीशन भी देखने को मिल रही है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। यूट्रस में भी टेंस, टेंडर एंड इवन रिजिड। आपका जो यूट्रस है वो आपको जब पैल्पेट करेंगे हम, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंडरनेस आपको और रिजिडिटी देखने को मिलेगी। डिफिकल्टी इन पैल्पेटिंग द अंडरलाइंग फीटल पार्ट इन कंसील्ड वेयर क्विकली रिवील्ड। जो मैंने बोला था ना कि जो कंसील्ड वाला कंडीशन है उसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है, इसलिए क्योंकि आपको बहुत ही ड्रिबलिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, एकाएक ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, पेशेंट जो है, जो फीमेल है, वो डिस्ट्रेस हो सकती है, वो हाइपोटेंशन में जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, भले वो इंटरनल ओस से ड्रिप आउट करके बाहर आपको रिवील नहीं हो रही थी। सीटीजी में शो वेरिएबल एंड लेट डिसलरेशन।
डायग्नोसिस क्या क्या करा सकते हैं हम लोग? अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन, एग्जाम इज परफॉर्म वंस प्लेसेंटा प्रीविया इज रूल्ड आउट। यूजुअली द पेशेंट विल बी इन लेबर विथ अ फिक्स्ड प्रेजेंटिंग पार्ट and on the artificial rupture of membrane the liquor will appear to the uniformly blood stained। इस कंडीशन में क्या है कि अगर फीटस में आपको लेबर इंड्यूस हो गया, फीमेल को कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी काफ़ी बार होता है कि प्लेसेंटा अब्रप्शियो हमें देखने को मिल जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो एमनियोटिक सैक भी रप्चर हुआ बच्चे का, क्योंकि ऑलरेडी फीमेल तो कहीं ना कहीं से तो उसको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, डिलीवरी के लिए वो उसको जो लेबर है वो इंड्यूस हो चुका था, लेकिन उस कंडीशन में क्या हुआ कि फीटस की डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा एब्रप्शियो हो गया, चाहे वो कंसील्ड हो चाहे वो रिवील्ड हो। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो ड्रिबलिंग होती है उसके साथ साथ ही आपको ब्लड भी, दोनों मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे में, लेकिन आपको क्लॉकी टाइप का क्लाउडीनेस ऑफ ब्लड एंड एमनियोटिक फ्लूइड दोनों आपको देखने को मिलेगा। एमआरआई भी इसमें करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगी? फीमेल है, शॉक में जा सकती है, क्योंकि भाई ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो शॉक में जाने के, हाइपोवॉल्मिक शॉक में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। रीनल फेलियर हो सकते हैं, डीआईसी हो सकता है, पीपीएच हो सकती है। फीटस में क्या क्या देखने को मिला? प्री मैच्योरिटी, फीटल हाइपोक्सिया, इवन फीटल डेथ भी हमें देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट क्या है इसमें? इमीडिएट मैनेजमेंट में हम देखें तो इमीडिएट मैनेजमेंट इज आइडेंटिकल टू ऑल केसेस ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर। आपको इमीडिएट में एंटीपार्टम हैमरेज में कोई कितनी भी हो, हमें पहले तो चेक करना है कि कंडीशन क्या आई है। रिससिटेशन विथ ब्लड एंड क्रिस्टलॉइड ऑफ लाइफ सेविंग, हमें तुरंत ब्लड, क्योंकि ब्लीडिंग लॉस हो रही है तो शॉक में जा सकती है पेशेंट, इवन जो फीमेल है वो डेथ भी हो सकती है उसकी, तो हम तुरंत से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे और आपके जो क्रिस्टलॉइड्स हैं उसको हम ट्रांसफ्यूज़ करके उसके बॉडी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। एब्रप्शन ऑफ सफिशिएंट सिवियरिटी टू लूज द फीटस इज एन इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एब्रप्शन जो है वो हो चुका है, फीटस की डेथ भी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। एंड इनड्वेलिंग कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड एंड इनटेक एंड आउटपुट आर क्लोजली मॉनिटर्ड। फीमेल के रीनल जो जो भी रीनल कंडीशन को हमें मॉनिटर करने के लिए हमें यूरिन इनपुट आउटपुट चार्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा। हम हेमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कराएंगे, ब्लड ग्रुपिंग कराएंगे, पीसीवी एंड क्रॉस मैचिंग भी करा लेंगे भाई, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें कराने कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अल्ट्रासाउंड इज डन टू कंफर्म अ कस्टमरली सिचुएटेड प्लेसेंटा एंड दैट द फीटस इज अलाइव। हम अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कि एफएचआर कैसा है, फीटस की कंडीशन कैसी है। द मैनेजमेंट एम इन दिस केस इज टू हैव अ मिनिमम हेमेटोक्रिट ऑफ 30% एंड यूरिन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 ml पर आवर। हमें ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ कंप्लीट कोगुलेशन प्रोफाइल इंक्लूड्स फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन sorry students, a complete coagulation profile includes fibrinogen, fibrin degradation product, partially thromboplastin time and platelet count। हमें ये कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब भी अगर फीमेल के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो, उसके साथ साथ भी अगर हम फाइब्रिन के लेवल ही फीमेल में कम है, उसकी जो प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग है वो अगर बहुत ज़्यादा ही मतलब डिलेड है टाइमिंग उसके थ्रोम्बोटाइमिन, तो उस वजह में उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लेटलेट तो सही तरीके से है नहीं, ब्लड क्लॉटिंग होगी ही नहीं, ब्लीडिंग फॉर द लॉन्गर टाइम ऑफ कंटिन्यूएशन में वो परसिस्ट करेगा। द फाइब्रोजेन मार्कर इंडिकेट्स दैट द सीवियरिटी लेवल। ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे हम? इमीडिएट डिलीवरी इज वाइटल इन अब्रप्शन। द मोड ऑफ डिलीवरी में डिपेंड अपॉन जेस्टेशनल एज एंड द कंडीशन ऑफ द मदर एंड द फीटस। हम ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट में यही है कि हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी फीमेल की। उस कंडीशन में भी हम देखेंगे कि फीमेल की जेस्टेशनल एज क्या है, किस टाइप का है, कि हमें हमें सीजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा, ब्लड लॉस कितना ज़्यादा हो चुका है या फिर कितना ज़्यादा एफएचआर बच्चे का कितना मिल रहा है। उस कंडीशन में हम डिसाइड करेंगे कि हमें एनवीडी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है या फिर हमको सीजेरियन सेक्शन परफॉर्म करवाना है। फीटस इज अलाइव। इमीडिएट डिलीवरी बाय सीजेरियन सेक्शन इज द बेस्ट मेथड अनलेस द वजाइनल डिलीवरी इज इमिनेंट। मैंने इसमें बताया कि अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा आपको है कि अभी एफएचआर नॉर्मल है और फीमेल जो है वो उसको लेबर भी इंड्यूस हो चुका है, तो हम एनवीडी के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। फीटस इज डेड। इन सच केसेस वजाइनल डिलीवरी इज प्रेफर्ड अनलेस द ब्लीडिंग इज सो सीवियर और देयर आर अदर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन। काफ़ी बार होता है कि बच्चे आईयूडी के साथ कोई फीमेल आती है, इंट्रायूट्राइन डेथ के साथ फीमेल आती है, तो हम उसे सी सेक्शन नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके दो रीजंस हम आपको देख सकते हैं। पहले तो है
कि फीमेल है ऑलरेडी, हमें अब किसको हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो फीमेल को सर्वाइव कराना होगा। सेकंड है कि अगर आईयूडी भी है ऑलरेडी और फीमेल को हम अंडरवेंट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ रेयर केसेस में हमें कराना ही पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम अगर आईयूडी भी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइप तक है, लेबर इंड्यूस ही नहीं हो रहा है, फीमेल को ऑक्सीटोसिन देने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो हमें वो भी कराना पड़ेगा, सीजेरियन सेक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन केसेस में हम अवॉइड इसलिए करना चाहते हैं कि फीमेल है ऑलरेडी वो बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर आईयूडी के साथ आई हुई है, उसके साथ है उसकी बॉडी में ऑलरेडी ट्रॉमा क्यों दें हम, और भी एक्स्ट्रा ट्रॉमा अगर देंगे तो हमें फीमेल को रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि असेसमेंट में हम हिस्ट्री लेंगे, ब्लीडिंग कैसी हो रही है फीमेल को, किस टाइप का हो रहा है वो हम असेस करेंगे, पेन लेवल क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम देख रहे थे डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू ब्लीडिंग, इनफेक्टिव यूटेरोप्लेसेंटल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू रिवील्ड प्लेसेंटा, रिस्क फॉर मैटरनल इंजरी रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, acute pain related to bleeding, deficient knowledge related to hemorrhage, prognosis and treatment। इंटरवेंशन में हम देख रहे थे क्या क्या करेंगे, नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज डिमांडिंग बिकॉज इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द फीटल एंड मैटरनल कंडीशन। हमें इस कंडीशन में इंटरवेंशन हमारे की बहुत क्लोज मॉनिटर करने को पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। उसके टाइम टू टाइम अगर वाइटल नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चले कि ब्लड लॉस कितना ज़्यादा हो रहा है, अगर बहुत सीवियरली इंटरनल ब्लड लॉस हो रहा है और हमें आउटसाइड से एक्सपल नहीं हो रहा है ब्लड, तो भी अगर पेशेंट हमारी हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में जा रही है तो वो हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। द वुमेन एंड हर फैमिली शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द एब्रप्शियो प्लेसेंटा। हमें फैमिली को और फीमेल को दोनों को काउंसिल करना पड़ेगा कि अगर इन केस अगर आईयूडी के साथ भी आ रही है, अगर आईयूडी नहीं भी हुआ है, एब्रप्शियो हो चुका है, तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हमें किसी भी टाइम पे हमें सीजेरियन सेक्शन भी परफॉर्म कराना पड़ सकता है। Emotional support is also critical because the woman and her family may be experiencing fetal loss in addition to the women's critical illness। मैंने बताया कि अगर वो आईयूडी के साथ आ रही है तो फैमिली और फीमेल दोनों ही बहुत ज़्यादा ही इमोशनली डिस्टर्ब्ड होंगे और बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रॉमा फील होगा, तो उस कंडीशन में भी हमें उन्हें काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं अदर टाइप ऑफ एपीएच में क्या क्या है। Circumvallate placenta. This is an uncommon cause of APH. In this condition, the chorionic plate, which is one of the fetal side of the placenta, is smaller than the basal plate on the maternal side of the placenta. The fetal surface of the placenta present a central depression surrounded by a thickened grayish white ring. जैसे कि हम ये देख लेते हैं कि ये प्लेसेंटा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो होगा मैटरनल साइड होगा जो पीछे यूट्राइन वॉल से अटैच्ड होगा, ये हमारा कहलाता है फीटल साइड कहलाता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो सेंट्रल डिप्रेशन है यहाँ वाला, ये वाला जो पोर्शन होगा वो प्लेसेंटा का, अगर हम प्लेसेंटा को ऐसे देखें तो यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा प्लेसेंटा में, कि यहाँ पे डिप्रेशन है और साइड में वहाँ पे कंप्रेशन नहीं है, वहाँ पे आपको सेल्स प्रॉपर तरीके से प्रोलिफरेटेड हैं, बट यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमवेलेट प्लेसेंटा कहते हैं। Fetal growth restriction and an increased chance of fetal malformation may complicate these pregnancies। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके कहीं ना कहीं अगर सेंटर में डिप्रेशन देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको अम्बलाइकल कॉर्ड तक भी हो सकता है कि सिंगल कॉर्ड आर्टरी हो, डबल कॉर्ड आर्टरी हो, तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है कि जो फीटस का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ब्लीडिंग इज़ यूजुअली पेनलेस। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस होगी, लेकिन हाँ कंटिन्यूएशन ऑफ फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। एंटीनेटल डायग्नोसिस इज अनलाइकली एंड डायग्नोसिस इज जनरली मेड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा पोस्ट डिलीवरी। ये जो है आपको एंटीनेटल कंडीशन में तो आता है, आपको ब्लीडिंग इसमें देखने को मिलेगी, आप उसके बाद हो सकता है कि लेबर इंड्यूस हो जाए, फीमेल को हम डिलीवरी भी करा दें। ये बाद में जब हम आपको एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज कर लेंगे, उसके बाद जब हम प्लेसेंटा को एग्जामिन करेंगे उस कंडीशन में हमें काफ़ी बार अब जाके हमें डायग्नोस होता है कि अच्छा ठीक है ये सर्कमवेलेट प्लेसेंटा का केस था। वासा प्रीविया सेकेंड पार्ट है, अदर टाइप में सेकेंड है कि वासा प्रीविया क्या होता है। वासा इज द प्लूरल ऑफ वास which comes from a Latin word denoting a vessels। वास का मतलब है वेसल्स का प्रेजेंटेशन। प्रीविया in medicine usually refers to anything obstructing the passage in childbirth। प्रीविया का मतलब जो भी वेसल्स हमारा प्लेसेंटा से अटैच्ड हैं उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई हिंड्रेंस या फिर स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है तो वो हमारा कहता है वासा प्रीविया। वासा प्रीविया मीन्स वेसल्स इन द वे बिफोर द बेबी।
Velamentous insertion placenta vessels underlying the cervix are supported only by the membrane and are called the vasa previa. vasa previa में हम आपको एक और कंडीशन में आपको बाद में चढ़ के पढ़ाऊंगी, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके का प्लेसेंटा और कॉर्ड का अटैचमेंट है। तो उसमें आपको वेलामेंटस देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है कि जो आपका कॉर्ड है वो आपको प्लेसेंटा से वो कंप्लीट तरीके से सेंटर से ना अटैच होके, सिर्फ और सिर्फ सेंटर से ना अटैच होके आपको देखते हैं, सेंटर से आपको अटैच ना होके, ये अगर प्लेसेंटा हम समझ रहे हैं तो आपको जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो आउटर लेयर ऑफ मार्जिन है उससे अटैच होता है। हालांकि आपके आर्टरीज और वेसल्स पूरी की पूरी कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जिलेटिन जो सब्सटेंस है वो यहाँ पे ना होके, वो सेंटर से ना अटैच होके आपको सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ पे जितनी भी प्रेजेंट है आउटर लेयरिंग ऑफ आपको प्लेसेंटा है उससे अटैच हो जाती है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? कंडीशन एसोसिएटेड विथ वेसल्स दैट रन क्लोज टू द सर्विक्स सच एज लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन काफ़ी बार होता है, जो मेम्ब्रेन से अटैचमेंट जो मैंने बताया वो भी हो सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं, बिलोबेट एंड ससेंचुरिएट प्लेसेंटा हो सकता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्लेसेंटा प्रीविया भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस हम इसमें देख सकते हैं क्या क्या करा सकते हैं। द डायग्नोसिस इज यूजुअली कन्फर्म्ड आफ्टर डिलीवरी ऑन एग्जामिनेशन ऑन द प्लेसेंटा एंड द फीटल मेम्ब्रेन। द क्लासिक ट्रायड ऑफ द वासा प्रीविया, जो कि मैंने आपको ट्रायड भी बताया था, पेन होगा, एमेनोरिया भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमें ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है और पेन भी, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। ये 3 ट्रायड आपको देखने को मिलेंगे और आपको ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। स्पेकुलम एग्जामिनेशन करा सकते हैं हम, USG करा सकते हैं। आपको कन्फर्मेशन ऑफ फीटल ब्लड इन द वजाइना कैन बी डन विथ वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट, क्लैरोबेटिक टेस्ट, केबी टेस्ट करा सकते हैं, APT टेस्टिंग करा सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन जो कराएंगे, एमनियोसेंटेसिस, वो कराएंगे। आपका ट्रीटमेंट हो जाता है इमीडिएट कंसल्टेशन विद द फिजिशियन इज मैंडेटरी व्हेन द मिडवाइफ बिलीव द प्रेजेंटिंग पार्ट टू बी एबनॉर्मल। अगर किसी भी कंडीशन से हमें देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मली ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म करना है। फीटल हार्ट रेट शुड बी मॉनिटर्ड इफ ओनली एंटीनेटली डायग्नोस्ड। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन शुड बी डन एट 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर कोई भी फीमेल हमें ब्लीडिंग के साथ आ रही है जिसका 37th वीक ऑफ जेस्टेशन चल रहा है, उस कंडीशन में हमें होगा कि हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, वो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन नहीं होगा। इफ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर द फीटस इज अलाइव एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन इज कैरिड आउट। अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी फीमेल है और अभी तक हमें बच्चा जो है वो अभी सर्वाइव्ड है, हेल्दी है, FHR मिल रहा है, लेकिन प्लेसेंटा अब्रप्शियो हो चुका है, वासा प्रीविया हो चुका है, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ेगा। इफ द डायग्नोसिस इज मेड ड्यूरिंग लेबर expedite delivery, preferably by cesarean, aggressive neonatal resuscitation is mandatory. A pediatrician should be present at delivery, and if the baby is alive, hemoglobin estimation is necessary after resuscitation. The baby will require a blood transfusion, but the mortality rate is high with this emergency. अगर हमें इस कंडीशन में डिलीवरी करा रहे हैं, C सेक्शन करा दे रहे हैं हम फीमेल की और बच्चे की डिलीवरी करा ले रहे हैं, उस कंडीशन में हमारे पास पीडियाट्रिशियन होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हमें इस कंडीशन में हाइपॉक्सिया भी देखने को मिल सकता है, बच्चे के साथ भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इवेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ को हमें बचाने के लिए हमारे पास पीडियाट्रिशियन होनी चाहिए। इमरजेंसी में बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें, और फिर जो भी, हाँ, और एक और चीज़ें, एक कंडीशन पे ये भी होगा क्योंकि मोर्टेलिटी रेट, इसमें हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होती है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो हमारा है एब्रप्शियो ऑफ प्लेसेंटा, ये फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में। तो और फिर एक और चीज़ है कि अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड प्लीज़ आप बने रहिए एग्ज़ाम मार्क के साथ और अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें।